पॉलिसी बाजार पर 1 करोड़ रुपए का टर्म लाइफ इंश्योरेंस केवल 450 रुपए महीने से शुरू। वाह! आज की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं शारिक खान। दुनिया के कई देशों में कोरोना का दायरा बढ़ रहा है। खतरे की आशंका के बीच आज देश में केंद्र और राज्य के सरकारों ने अपनी तैयारियों का जायजा लिया। देश भर के अस्पतालों में कोरोना मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। आपको हम अलग अलग राज्यों और जिलों की 8 तस्वीरें दिखा रहे हैं। केंद्र ने सभी राज्यों से मॉक ड्रिल करने की अपील की थी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में मौजूद रहे। वहीं दिल्ली के उप मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री मनीष सिसोदिया ने मॉक ड्रिल के तहत एलएनजेपी अस्पताल में पहुंचे। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने लखनऊ के बलरामपुर अस्पताल का दौरा किया। अलग अलग राज्यों में मॉक ड्रिल हुई और कोरोना से बचाव के इंतजाम को जांचा परखा गया। जो कोविड ट्रीटमेंट देने वाली सभी अस्पताल में मॉक ड्रिल की जा रही है ताकि हमारी सारी हॉस्पिटल कोविड केस देश में बढ़े तो संपूर्ण तरीके से तैयार रहे, ताकि देश के नागरिकों को दिक्कत ना रहे और उसको अच्छी तरह से ट्रीटमेंट मिल सके। 8,200 बेड्स इस वक्त कोविड के लिए डेडिकेटेड हैं। इनको ऐसे इमीडिएटली बढ़ाना हो तो हमारे पास 25,000 बेड्स जो हमारे पास में थे, और अगर इनको और थोड़ा एक्सटेंड करना पड़े तो हम 36,000 तक इनको कर सकते हैं। हमारे पास नए सिलेंडर्स भी अब हैं जो अभी पिछले कोविड वेव्स के दौरान खरीदे गए थे। हमारे पास टैंकर्स भी हैं अब ऑक्सीजन लाने ले जाने के लिए। सबसे बड़ी प्रॉब्लम उस दौरान ये हुई थी। तो दिल्ली सरकार के हॉस्पिटल, दिल्ली सरकार के हेल्थ डिपार्टमेंट पूरी तरह से तैयार है अगर इस तरह के किसी चैलेंज का सामना करना पड़ेगा। यहाँ हमने ऑक्सीजन का प्रवाह देखा है और साथ में वेंटिलेटर्स को चला करके देखा है कि वो सुचारू रूप से काम कर रहे हैं। चिकित्सकीय स्टाफ यानी चिकित्सक, पैरामेडिकल स्टाफ और नर्सेज स्टाफ किस प्रकार कोविड में काम करेंगे, मरीज को इमरजेंसी में किस ढंग से भर्ती करेंगे, उसका मॉक ड्रिल आज यहाँ पर किया जा रहा है। फिर भी हर परिस्थिति से निपटने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम लोग तैयारी कर रहे हैं कि हर स्थिति से निपटने के लिए हमारी सरकार तैयार है। मध्य प्रदेश में भोपाल में चिकित्सा शिक्षा मंत्री से बात की हमारे सहयोगी अनुराग द्वारी ने। नए वेरिएंट को लेकर क्या तैयारी है? पूरे देश में एक साथ मॉक ड्रिल हो रही है। मध्य प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री हमीदिया अस्पताल आए हुए थे। सर, क्या क्या देखा, क्या क्या तैयारी है? आपने पूरी फाइल देखिए, हमारी पूरी तैयारी है। चाहे ऑक्सीजन जनरेशन हो, ऑक्सीजन स्टोरेज हो, सिलेंडर में ऑक्सीजन के स्टोरेज की व्यवस्था हो, ऑक्सीजन सपोर्ट बिस्तर, आइसोलेशन वार्ड, आईसीयू, वेंटिलेटर, सभी मॉनिटर, दवाइयों का प्रोक्योरमेंट, जरूरत पड़े तो नए स्टाफ का रिक्रूटमेंट की प्रक्रिया, इस सब पर हमने काम किया है। और आज मॉक ड्रिल के माध्यम से पूरे प्रदेश में हम ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि हमारी हर व्यवस्था को हम एक प्रकार से रिहर्सल करें। मॉक ड्रिल के माध्यम से सभी व्यवस्थाएं चुस्त दुरुस्त हैं। ये ऑक्सीजन स्टोरेज है, हमने कैपेसिटी बढ़ाई है। इसके बगल में ऑक्सीजन जनरेशन है, इसको किस ढंग से सप्लाई करना है और ये कितनी एक्यूरेसी ये ऑक्सीजन की किस प्रेशर से आ रहा है, ये सब हमारे पास दर्ज है। हर 1.5 घंटे में हम इसकी रिपोर्ट लेते हैं और ये हमारा पहले से ही काम चल रहा है। पर अभी क्योंकि मॉक ड्रिल में हम सभी व्यवस्थाओं को सिंक्रोनाइज करके सभी व्यवस्थाएं चुस्त दुरुस्त हों, उसके लिए हम मॉक ड्रिल कर रहे हैं। जिले स्तर पर क्या ये पालक मंत्री या कलेक्टर्स कर रहे हैं? नहीं, सभी लोग सभी जगह, हर प्रदेश के हर एक इंफ्रास्ट्रक्चर जो हमारा हेल्थ का है, जिसमें भगवान ना करे कोविड का इलाज की जरूरत पड़ेगी, उस सब की व्यवस्थाएं चुस्त दुरुस्त हो, इसकी व्यवस्था हमने की है। अच्छा, कई जगहों पर संविदा कर्मी हड़ताल पर बैठे हैं, आप लोग नए लोग रिक्रूट कर रहे हैं, क्या उनकी बात मानी जाएगी? नहीं, नए लोगों, वो संविदा कर्मी जो हैं हमारे, उनसे बातचीत चल रही है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। उनसे बातचीत होके, वो सब हमारे ही हैं, उनने बहुत मेहनत की है और उनको कोई हटाने की कहीं कोई बात नहीं है। और सभी जो हमारे संविदा कर्मी हैं उनसे बातचीत करके, वो तो हमारे ही पार्ट है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। विभाग के अधिकारी उनसे बात कर रहे हैं। भीड़ भाड़ न जुटे, इसके लिए भी कुछ लिए जाएंगे। आपका भी जन्मदिन आने वाला है। देखिए, मैंने अपने जन्मदिन पर निर्णय लिया, 29 दिसंबर को मैं इस बार जन्मदिन नहीं मनाऊंगा। सभी से अपील है कि वर्चुअली मेरे को बधाई दें। हम स्वयं अनुशासन रखें, हम मास्क लगाएं, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर रखें, भीड़ भाड़ ना करें। इसलिए मैंने निर्णय लिया कि 29 दिसंबर को मैं जन्मदिन नहीं मनाऊंगा। मंत्री जी, कई जगहों पर पिछले वेव के बाद जो दवाएं थी वो एक्सपायर हो गई थी, क्या उसकी सुनिश्चितता उपलब्धता? जो एक्सपायर दवाइयां हैं वो तो हटा दी गई, उनको कोई रखने का कोई औचित्य नहीं है।
पर नई दवाइयों के प्रोक्योरमेंट की हमारी व्यवस्था है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। आसपास के जिलों में जो ऑक्सीजन प्लांट है उसमें जंग लग गया था, कहीं कोई जंग नहीं है। कहीं आपने कौन सी तस्वीर देखी मुझे नहीं मालूम, पर मॉक ड्रिल करने का उद्देश्य यह है कि यदि कहीं कोई दिक्कत आई है तो उसको ठीक कर लिया। हमारा उद्देश्य बस आपके संज्ञान में लाना, अगर वो ठीक हो जाए आपको तो धन्यवाद, आपको धन्यवाद कि आप संज्ञान में ला रहे हैं, पर यह बात भी संज्ञान में लाइए कि हमारा पूरा अमला जमीन पर उतर के काम कर रहा है। मुझे लगता है ये भी सकारात्मक आप बात बताएंगे तो हमारा भी उत्साहवर्धन होगा और जनता में भी कॉन्फिडेंस। बिल्कुल सकारात्मक बात लाना और चेतना लाना, ये दोनों परस्पर। मेरा आपसे निवेदन है, आप हम सब जागरूक नागरिक के नाते काम करें और ये सुनिश्चित करें कि वैसे तो भगवान ना करे ये इस तरह की कोई लहर आए, पर हम सब मिलकर इस लहर का भी सामना करें। यही हमारे प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी का संदेश है। वैसे संतोष की एक बात होगी कि पिछले 6-7 दिनों से एक भी मामला नहीं आया। निश्चित रूप से संतोष की बात, इसीलिए मैं कह रहा हूँ हमारे यहाँ कोई चिंता की स्थिति नहीं है, परंतु हम तैयारी में हैं पूरी तरह। तो ये साफ तौर पर मंत्री जी का कहना है कि तैयारी में है सरकार, और इसी लिए हर जगह पर इस तरह की मॉक ड्रिल की जा रही है। और जिन तस्वीरों की हम बात कह रहे थे, मंत्री जी का कहना है कि पता नहीं कहाँ से आई हैं, लेकिन वो तस्वीरें हैं। हम चाहेंगे कि सरकार उस ओर भी ध्यान दे ताकि हर जिले में भी तैयारी मुकम्मल ढंग से हो सके, सिर्फ राजधानी भोपाल में नहीं। भोपाल से अनुराग द्वारी, एनडीटीवी इंडिया। वहीं गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज में भी मॉक ड्रिल किया गया। वहां से हमारी सहयोगी रतनदीप चौधरी की रिपोर्ट। पूरे देश के साथ असम में भी कोविड के लिए मॉक ड्रिल अब हो रहे हैं। हम इस वक्त हैं गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज अस्पताल में, और गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज अस्पताल का ये इंटेंसिव केयर यूनिट कॉम्प्लेक्स है। आप देख सकते हैं ये जो आईसीयू यूनिट है इसको कोविड के लिए तैयार किया जा रहा है। यहाँ पे जो ट्रॉली पुलर्स हैं वो तैयार हैं, जैसे ही कोविड के पेशेंट आएंगे वो पेशेंट को अंदर शिफ्ट करेंगे। ये कोविड ट्रायज है, पहले यहाँ पे ट्रायज में टेस्ट किया जाएगा पेशेंट किस कैटेगरी का पेशेंट है, उसका माइल्ड कोविड है या फिर उसके सिम्टम्स सीरियस हैं, इसकी पहले यहाँ पे डॉक्टर देख रेख करेंगे, इसके बाद शिफ्ट करेंगे। ये ट्रायज है और ये ट्रायज अब पूरी तरह से तैयार है। अभी के अभी अगर पेशेंट आ जाए तो डॉक्टर्स उनको ट्रीट कर सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो मॉनिटर्स लग चुके हैं, जो ऑक्सीजन कंसंट्रेटर भी नीचे तैयार है, यहाँ पे ये वेंटिलेटर्स भी तैयार हैं, बाईपैक मशीन दिख रहे हैं। तो पूरी तरह से जो तैयारी है वो शुरू हो चुकी है। इस मॉक ड्रिल के जरिए अब यहाँ पे इस अस्पताल में इस आईसीयू में किस तरीके की तैयारी है इसको एक तरफ से वो टेस्ट कर रहे हैं, कहाँ पे उनको नए बेड्स लगाने हैं, कहाँ पे उनको नए इक्विपमेंट्स लगाने हैं, इसकी पुष्टि करने की कोशिश ये लोग कर रहे हैं। और ये जो कोविड फैसिलिटी है गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज अस्पताल का, गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज अस्पताल का कोविड फैसिलिटी सिर्फ असम में ही नहीं पूरे उत्तर पूर्व में सबसे बड़ा है। एक समय जब कोविड के 2 लहर चल रहे थे तब यहाँ पे 3000 से भी ज़्यादा पेशेंट को एक ही साथ ट्रीटमेंट करने भी किया था गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज अस्पताल ने। तो एक बड़ी चुनौती हो सकती है आगे अगर कोविड फिर से देश को चपेट में लेता है, मगर उसके लिए आप देखिए तैयारी अब शुरू हो चुकी है। यहाँ पे ये मॉक ड्रिल के तहत बेड्स के साथ क्या क्या इक्विपमेंट्स चाहिए उसका एक स्टॉक टेकिंग, उसका एक लिस्टिंग शुरू हो चुका है। यहाँ पे मॉनिटर्स जो है उनकी जो टेक्निकल टीम है वो इसको चेकिंग कर रहे हैं, और इसी तरह यहाँ पे तैयारी जोर शोर से शुरू हो चुकी है। और अभी तक असम ने कोई कोविड की एडवाइजरी जारी नहीं की है, मगर रिव्यू चल रहे हैं और मॉक ड्रिल भी शुरू हो चुकी है। गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज से कैमरा पर्सन संजय चक्रवर्ती के साथ रतनदीप चौधरी, एनडीटीवी इंडिया। और इस मॉक ड्रिल के बीच एक और अच्छी खबर आई कि नेजल वैक्सीन कोविन पर उपलब्ध हो गई है। जनवरी से मिलनी शुरू होगी यह नेजल वैक्सीन। निजी अस्पतालों में 800 रुपए में मिलेगी और सरकार को 325 रुपए में एक डोज मिलेगी। यानी अगर आपने बूस्टर डोज नहीं लगवाया है तो आप जाकर जनवरी में नेजल वैक्सीन ले सकते हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी परिमल कुमार मौजूद हैं और साथ ही डॉक्टर महेश गुप्ता हैं जो गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हैं धर्मशिला अस्पताल में। डॉक्टर साहब आपके पास आएंगे, लेकिन पहले परिमल आपके पास आते हैं। ये जो मॉक ड्रिल हुआ है आज, इसकी अहमियत जरा समझा दीजिए। देखिए, दरअसल शुरुआती दौर में जब कोविड ने दस्तक दी थी तो राज्यों से भी अपील की गई थी। पूरा देश एकजुट था, एक साथ खड़ा था, और इस वक्त में भी मॉक ड्रिल के मौके पर भी राज्य से अपील की गई थी कि वो भी अपने अस्पतालों की स्थिति को देखें। बेसिकली शारीरिक जो चिंता और चुनौती है आने वाले वक्त को लेकर, उसको दूर करने की कोशिश है कि मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के तौर पे
हम कितने तैयार हैं आने वाली लहर को लेकर, और उसमें जो अस्पताल में वेंटिलेटर थे या बाकी बेड्स थे उनका कहीं ना कहीं उपयोग किया जा रहा है इस बीच में। तो अगर उसको कोविड में लगाने की जरूरत पड़ती है, कोरोना के मरीजों के लिए लगाने की जरूरत पड़ती है, तो क्या हम उस हद तक तैयार हैं? तो इंफ्रास्ट्रक्चर हमने बना लिया था, इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास था। अब उसको सिर्फ अगर दूसरी लहर को छोड़ दें तो पहली लहर हो या तीसरी लहर हो, हमने देखा कि किस तरीके से हमने कोविड का सामना किया है। तो उसी इंफ्रास्ट्रक्चर को एक बार फिर से अलर्ट करने के पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो तैयारी थी मॉक ड्रिल को लेकर, वो तैयारी की गई। और बेसिकली इस बात को लेकर कोशिश की जा रही है कि जिस तरीके का ट्रेंड कोरोना को लेकर रहा है, स्वास्थ्य मंत्रालय मानता है कि इस आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता है कि कोरोना की अगली लहर यहाँ दस्तक दे सकती है। तो दस्तक देने से पहले हमारी तैयारी कितनी दुरुस्त है, उसको लेकर ये मॉक ड्रिल। परिमल, अगर देखें तो इस तरह का दावा पहले भी किया था। आप सेकंड दौर की बात करें तो जो अफरा तफरी का माहौल था और सरकारें जिस तरह से उनके दावे जमीन पर धाराशायी हुई और लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी, यहां तक कि ऑक्सीजन की कमी की वजह से, इस बार के दावों में कितना यकीन किया जाए कि अगर कोई ऐसे हालात पैदा होते हैं तो उससे निपटने के लिए हम तैयार हैं? देखिए शारिक, दूसरी लहर को अगर छोड़ दें तो उसके बाद बहुत सारी चीजें की गई। अलग अलग अस्पतालों में पीएसए ऑक्सीजन प्लांट एक्टिवेट किया गया, ऑक्सीजन की बहुत मारामारी थी, तो हमने देखा कि किस तरीके से अलग अलग अस्पतालों में मुहैया करवाई गई। दूसरी लहर को अगर छोड़ दें, दूसरी लहर में हमसे गलती हुई है। भारत सरकार का जो एम्पावर्ड ग्रुप बना हुआ था उसके आकलन में दिक्कत आई थी, जिसका खामियाजा लोगों को भुगतना पड़ा। लेकिन पहली और तीसरी लहर को अगर तीसरी लहर ओमिक्रॉन की लहर को अगर माने तो हमने उसका मुकाबला किया है। तो कोशिश यही है कि जिस इंफ्रास्ट्रक्चर को हमने कोरोना के दौर में तैयार किया था वो तैयारी कहीं ठंडे बस्ते में तो नहीं चली गई है, ताकि वो तैयारी जमीन पर अमल में लाई जा सके जब जरूरत पड़े। उसी को एक तस्दीक करने की एक कोशिश हुई है और ये मानकर चलना चाहिए कि हम एक तरीके से तैयार हैं। सबक लिया जाता है, कोई गलती होती है तो गलती उस वक्त हुई है, उसका खामियाजा हर किसी ने, चाहे आस पड़ोस में हो चाहे परिवार के लोगों ने हो, उसको भुगता है। और उस भुगतने की कड़ी को लेकर अब चाह रही है केंद्र सरकार कि वो उस तरीके के हालात ना बने। यही बड़ी वजह है कि कोविड के मामले अभी नहीं बढ़ रहे हैं, लेकिन मामले बढ़ें, आशंका की एक तस्वीर उस तरह की निकल कर आए, उससे पहले हमारी तैयारी कितनी है उस दिशा में काम करना चाहिए और उसी दिशा में आज का मॉक ड्रिल को देखा जाना चाहिए। शुक्रिया परिमल आपका इस पूरी रिपोर्ट को हम तक लाने के लिए। और हमारे साथ खास मेहमान डॉक्टर महेश गुप्ता हैं। डॉक्टर साहब, पहला सवाल तो मेरा यही था, आप धर्मशाला अस्पताल में हैं, मशहूर डॉक्टर हैं, 2 दशक से ज्यादा का आपका अनुभव है। कोरोना के सेकंड वेव, पहले वेव से लेकर तीसरे वेव तक आपने लोगों को ट्रीट किया। इस तरह के मॉक ड्रिल से कितनी मदद मिलती है, कितना फायदा होता है? शारिक जी, मॉक ड्रिल एक तरीके से जरूरी है। हम लोग अस्पताल में भी जिस प्रकार की मॉक ड्रिल करते रहते हैं, इससे हमें अपनी तैयारी का एहसास होता है। कई बार हम पेपर पे तो अपनी तैयारी कर लेते हैं, पर प्रैक्टिकली हम उसमें कितना सक्षम हैं। अगर हमें वास्तव में इस प्रकार की इमरजेंसी का सामना करना पड़ता है तो हमारे पास ऑक्सीजन की, बेड्स की, हमारे नर्सिंग स्टाफ, डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, एम्बुलेंसेज, इसकी कितनी अवेलेबिलिटी है और उस समय पर प्रैक्टिकली हमें क्या प्रॉब्लम आने वाली है उसका हमें अंदाजा हो जाता है। अगर आज मॉक ड्रिल में हमें कोई कमी महसूस होती है तो हम उसको पूरा कर सकते हैं। अगर भगवान न करे हमें इस प्रकार की समस्या का सामना करना पड़े, कोई इमरजेंसी आए, तो हम उस कमी को दूर कर सकें और उसके लिए तैयार रहें। मॉक ड्रिल का ये अच्छा एक फायदा रहता है। डॉक्टर साहब, मॉक ड्रिल की आप बात कर रहे हैं, क्या एक्चुअल में आप बता रहे हैं कि इसका काफी फायदा मिलता है? कितने आसपास होते हैं एक्चुअल सिचुएशन में, जब आप इस तरह के किसी क्राइसिस में आते हैं और मॉक ड्रिल में कितना फर्क, बीच का गैप रहता है, या फिर हम कमोबेश आसपास होते हैं? मॉक ड्रिल में और एक्चुअल सिचुएशन में जो डिफरेंस है वो इमोशनल उसका है। अगर वास्तव में इमरजेंसी आती है तो लोग पैनिक की स्थिति में आ जाते हैं, तो उस चीज को हम ट्रेनिंग से दूर कर सकते हैं। परंतु जो सुविधाएं हैं, जैसे एम्बुलेंस है, बेड्स है, ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी है, कम से कम अगर कोई फिजिकली या कोई ऐसी कोई कमी है, हमारे संसाधनों में अगर कोई कमी है तो उसका पूरा कर सकते हैं। ऐसा तो नहीं कहेंगे कि मॉक ड्रिल हुबहू अपनी किसी सिचुएशन को रिजेंबल करता है या उसको उसके बराबर होता है, परंतु कुछ चीजों की कमी अगर हमारे पास है तो उसका हमें पता चल जाता है पहले से। तो ऐसा नहीं है कि मॉक ड्रिल का कोई फायदा नहीं है और ऐसा भी नहीं है कि मॉक ड्रिल हमने कर लिया तो हम पूरी तरह से निश्चिंत हो जाएं। फिर भी हमारी ट्रेनिंग में हमारी कमी नहीं रहनी चाहिए, क्योंकि नर्सिंग स्टाफ और डॉक्टर्स की जो ट्रेनिंग है, पैरामेडिकल स्टाफ की ट्रेनिंग है,
वो सिचुएशन पे बहुत डिपेंड करती है, उस टाइम उनकी इमोशनल और मानसिक स्थिति क्या रहती है। ये बिल्कुल मॉक ड्रिल में और एक्चुअल सिचुएशन में बिल्कुल अलग अलग होती है, दोनों सिचुएशन में। डॉक्टर साहब, आपसे यही पूछना चाह रहे थे कि अभी जब हम अस्पतालों की बात करते हैं और जो कोविड की स्थिति पहले थी और अब जो हालात हैं जिसको लेकर के अलर्ट है भारत सरकार और राज्य सरकारें भी अलर्ट हैं, आपके हिसाब से जो दुनिया में घट रहा है चीन में या बाकी दूसरे देशों में, उससे हमें कितना सतर्क रहने की जरूरत है पहला, या फिर हमारे लिए खतरा कितना बड़ा? जी, पहले भी जिस प्रकार हमने देखा कि कोरोना के केसेस बाहर की कंट्रीज में थे, तो लोग सोचते थे कि भाई हम तो दूर है, हमारी इम्यूनिटी है, हमारा एनवायरनमेंट अलग है, हमारे पास, हमें तो कोई खतरा नहीं है। और दूसरी वे में हमें देखा हमने तैयारी नहीं की तो हमें इसका खामियाजा भी भुगतना पड़ा। तो इस चीज से सबक लेते हुए हमें तैयार रहना चाहिए। हमें डरने की जरूरत नहीं है कि सेकेंड वेव की तरह ही होगा, ऐसा ही होगा, परंतु हमें हमारी तैयारी में कोई कमी नहीं रखनी चाहिए। तो हमें इस चीज के लिए तैयार रहना चाहिए कि अगर कोरोना के केसेस, कोविड के केसेस हमारे देश में आते हैं, जो कि पहले भी हमने देखा बाहर की कंट्रीज में, चाइना में पहले आए, यूरोप में आए, यूएसए में बढ़े, उसके बाद हमारे यहाँ बढ़ने शुरू हुए, तो हमें ये मानकर चलना चाहिए कि ये केसेस हमारे यहाँ आ सकते हैं। जरूरी नहीं है कि केस हमारे यहाँ पे वैसे ही आए, परंतु हमारी तैयारी में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। हमें डरना नहीं है, परंतु हर तरीके से, हर एंगल से तैयार रहना चाहिए। इस बार हमारे पास मौका है कि हम हमारी तैयारी में कोई कमी ना छोड़ें। अगर कोरोना नहीं आता है तो बहुत अच्छी बात है। डॉक्टर साहब, यहाँ पे एक सवाल और था, अगर हम दूसरे वेव की बात करें, अगर ऑक्सीजन का पर्याप्त स्टॉक होता तो शायद बहुत सारी जिंदगियां या ज्यादातर जिंदगियां बचाई जा सकती थी। वो एक ऐसा सिचुएशन था जिससे कभी किसी ने डील नहीं किया था। हम ये जानना चाहेंगे कि आप जिस अस्पताल में हैं, अब दिल्ली के या फिर देश के अस्पताल ऑक्सीजन प्लांट्स को लेकर और ऑक्सीजन की आपूर्ति को लेकर कितनी गंभीरता दिखाया है उन्होंने दूसरे वेव से सबक सीखते हुए? जी शारिक जी, मैं ये कहूंगा ऑक्सीजन ही नहीं, और भी बहुत सारी चीजें थी जिसमें हम लैकिंग थे, जैसे कि हमारे पास बेड्स की अवेलेबिलिटी नहीं थी। कई बार ऐसा था कि लोगों ने ऑक्सीजन ले ली, अपने घरों में ऑक्सीजन लगा रहे हैं, हमारे पास आईसीयूज की फैसिलिटीज नहीं थी उस टाइम पर। तो हमें इस चीज से सबक लेना चाहिए कि हमारी जो ऑक्सीजन की कैपेसिटी पहले से बहुत कई गुना बढ़ चुकी है। इस बार हर अस्पताल में एक सुविधा है कि वो अपनी ऑक्सीजन खुद जनरेट कर सकते हैं, सिलेंडर्स की अवेलेबिलिटी है, पर केवल ऑक्सीजन तक ही सीमित नहीं रखना है। हमारे पास ट्रेन डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, आईसीयू बेड्स, हॉस्पिटल बेड्स, एम्बुलेंसेस, ट्रेन पैरामेडिकल स्टाफ की बहुत आवश्यकता है। जरूरी नहीं है कि हर पेशेंट का इलाज डॉक्टर ही कर सकता है। डॉक्टर इंस्ट्रक्शन देता है, उसके बाद पैरामेडिकल स्टाफ, नर्सिंग स्टाफ जो पेशेंट्स को देखते हैं उनको ट्रेन करना, उनको अच्छे तरीके से ये समझाना कि भाई अगर केसेस आते हैं तो कैसे करना है। एम्बुलेंसेस और हॉस्पिटल के बेड्स, स्पेशली आईसीयू बेड्स, इन सब को जो हमारे पास सेकेंड वेव में कमी थी, उन सबको हमें पूरा करके रखना है। अगर हमें इस समस्या का ठीक तरीके से निपटना है तो ये सारी तैयारी हमें करके रखनी है। डॉक्टर साहब, हम अगले नेजल वैक्सीन पर जाएं, इससे पहले एक सवाल आपसे पूछना और चाहते थे। अभी के इस हालात में जहां नंबर्स ना के बराबर हैं, लेकिन फिर भी आप लोगों को क्या सलाह देना चाहेंगे एज ए डॉक्टर? सबसे पहली सलाह तो यही है कि सब लोग अपना वैक्सीन लगवाएं। जी, जिन्होंने बूस्टर डोज नहीं लगवाई है अपनी बूस्टर डोज लगवाएं। बहुत अच्छा है, नेजल वैक्सीन आ गया। जो लोग इंजेक्शन से, सुई से डरते हैं, तो नेजल वैक्सीन इज वेरी सिंपल। इसमें बस नाक में ऐसे स्प्रे करना है और उससे आपको इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है, पहली चीज। दूसरा, डर छोड़कर देसी नुस्खे और गलत धारणाओं में पड़ने की बजाय अच्छे खान पान, यानी अपनी इम्यूनिटी अच्छी करें। और इम्यूनिटी करने के लिए कुछ इधर उधर नहीं जाना है। हमारा जो डेली का खान पान है वो हमें अच्छा करना है। फ्रेश वेजिटेबल्स, साग सब्जियां, फल, सलाद, सब्जियां समय पर खाएं, अपने आप को स्वस्थ रखें। तो मैं ये मानता हूं कि अगर हम अपने आप की अपनी इम्यूनिटी अच्छी रखते हैं तो पहली बात तो हमें इन्फेक्शन होने के चांसेस कम है। इन्फेक्शन होता भी है तो वो ज्यादा खतरनाक नहीं होगा। दूसरा ये है कि किसी भी प्रकार के सिम्टम्स को नेग्लेक्ट ना करें। कोविड का जो एक बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम है वो है बुखार आना और अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट सिम्टम, यानी कि नाक बहना, गला खराब। अगर किसी को इस प्रकार के सिम्टम्स, लक्षण दिखते हैं तो तुरंत अपने डॉक्टर से सलाह करें। लेकिन डॉक्टर साहब, अभी के इस पे हम संक्षेप से जवाब चाहेंगे आपसे। अभी के अगर मौसम में देखें तो वायरल की बहुत सारे केसेस आप भी देखते होंगे, हम भी आपको परेशान करते रहते हैं। जुकाम है, गला खराब है, फीवर है, तो हम अब ये मान के चलते हैं कि ये वायरल है, कोरोना नहीं है। क्या इस सोच से निकलने की जरूरत है? जी बिल्कुल, जैसे मैंने बताया, अगर किसी को बुखार आता है
तो सेल्फ ट्रीटमेंट ना करें, घर पे नहीं बैठे रहें, एक बार अपने डॉक्टर से सलाह जरूर करें। बाकी जो नॉर्मल फ्लू वायरल होते हैं, क्योंकि कोरोना भी एक प्रकार का वायरस ही है, ये भी एक वायरल इन्फेक्शन है, तो कोई भी वायरल अगर 1-2 दिन का होता है, चला जाता है, ठीक है। अगर बुखार परसिस्ट करता है, सिम्टम्स बढ़ते हैं, तो जरूर अपने डॉक्टर से सलाह करें और उसको घर पे लेकर नहीं बैठे रहें। डॉक्टर साहब, आज ही खबर आई कि नेजल वैक्सीन जो है वो कोविन पर उपलब्ध है और जनवरी से मिलनी शुरू हो जाएगी। लोग चाहें तो ले सकते हैं, और अब जनवरी बहुत दूर नहीं है, हम साल के आखिरी हिस्से में मौजूद हैं, आखिरी हफ्ते में। मेरा आपसे ये सवाल था कि बूस्टर डोज सिर्फ 27% लोगों ने लिया है, तो बूस्टर डोज के लिए एक अच्छा विकल्प है कि लोग चाहें तो इसके लिए जा सकते हैं, और बूस्टर डोज अभी के माहौल में जब खतरा दो देश से बाहर है तो अंदर तैयारी कर लेने में कोई हर्ज नहीं। बिल्कुल जी, बिल्कुल तैयारी पूरी करनी चाहिए। मैंने पहले भी बताया, जिन लोगों ने बूस्टर डोज नहीं लिया है उनको अभी समय रहते अपना बूस्टर डोज ले लेना चाहिए। और नेजल वैक्सीन का आना एक बहुत अच्छी खबर है, क्योंकि कुछ लोग इंजेक्शन से जो डरते हैं उन लोगों के लिए बड़ी अच्छी खबर है कि वो नेजल वैक्सीन ले सकते हैं। क्या नेजल वैक्सीन भी उतना ही इफेक्टिव है जितना बाकी जो डोज हम लोग लेके बैठे हैं बूस्टर डोज के तौर पे? उम्मीद तो यही की जा रही है कि नेजल वैक्सीन भी उतना ही कारगर हो, और बाकी तो समय के साथ पता चलेगा कि नेजल वैक्सीन कितना कारगर होता है। बट उम्मीद पर दुनिया कायम है, तो हम अच्छी उम्मीद रखते हैं कि यह भी उतना ही कारगर हो। डॉक्टर साहब, जाते जाते एक मेरा पर्सनल सवाल आपसे था। मैंने बूस्टर डोज 6 महीने पहले लिया था, अब क्या अपना एंटीबॉडी चेक करा करके एक और डोज के लिए जाया जा सकता है? क्या ऐसे लोग जा सकते हैं जो 27% में है, या जरूरत नहीं है? अगर आपने बूस्टर डोज लिए हैं प्रॉपर तो आपको जरूरत नहीं है। मैं नहीं मानता कि इसमें बार बार एंटीबॉडी चेक करने का कोई फायदा है जी, क्योंकि कोरोना वायरस अपने आप को चेंज करता रहता है जी। तो एवरी एंटीबॉडी इज नॉट प्रोटेक्टिव, बट हमें अपना बूस्टर डोज अगर नहीं लिया है तो जरूर लेना चाहिए। शुक्रिया डॉक्टर साहब, इन सारे मुद्दों पर बेहतरीन तरीके से रोशनी डालने के लिए और लोगों को बताने के लिए कि किस तरह के एहतियात बरतने की जरूरत है। और सबसे जरूरी यह है कि अगर आपने बूस्टर डोज नहीं लिया है तो जाइए अपना बूस्टर डोज लीजिए। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। यूपी के निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण नहीं होगा। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यह बड़ा फैसला किया है। उसने 5 दिसंबर का नोटिफिकेशन रद्द कर दिया। उसने 2017 में हुए रैपिड ओबीसी सर्वे भी खारिज कर दिया है। इसको लेकर राज्य की राजनीति में उबाल आ गया। कांग्रेस ने कहा कि बिना ओबीसी आरक्षण चुनाव ना हो। अखिलेश यादव ने इसे बीजेपी की आरक्षण विरोधी नीति का हिस्सा करार दिया है। बहुत ही दुर्भाग्य है कि हमारा पिछड़ों का हक छीना जा रहा है, और ये केवल पिछड़ों का हक नहीं छीना जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी आज सत्ता में रही तो जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने अधिकार दिए हैं उन अधिकारों को धीरे धीरे छीन लिया जाएगा। अभी कुछ चीजें दिखाई दे रही हैं और कुछ चीजें नहीं दिखाई दे रही हैं। भारतीय जनता पार्टी हमेशा आरक्षण विरोधी काम किए उसने। भारतीय जनता पार्टी आरक्षण विरोधी है, पिछड़ा विरोधी है, दलित विरोधी है। इन्हें संविधान की किसी भी व्यवस्था से कोई मतलब नहीं है। कि माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद की लखनऊ खंडपीठ का जो नगरीय निकाय चुनाव के संबंध में फैसला आया है, हम फैसले का स्वागत सम्मान करते हुए विधि विशेषज्ञों के द्वारा देश का अध्ययन करवा रहे हैं। सरकार के स्तर से या तो अन्य कोई रास्ते से जो भी रास्ता अपनाना पड़ेगा वो रास्ता अपनाते हुए उत्तर प्रदेश के अंदर ओबीसी का आरक्षण शून्य करके भारतीय जनता पार्टी की आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व वाली सरकार चुनाव नहीं कराएगी। चुनाव जब भी होंगे, जो भी प्रक्रिया अपनानी पड़ेगी, लेकिन अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण के साथ चुनाव कराएगी। माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार आयोग गठित करके ट्रिपल टेस्ट की जो प्रक्रिया है उसे पूर्ण करके हम ओबीसी को आरक्षण देने के बाद ही हम चुनाव कराएंगे, और उसके बाद जो चुनावी प्रक्रिया है उसको हम करेंगे। हम इसके कानूनी पहलुओं को और भी हम गंभीरता से, गहराई से अध्ययन कर रहे हैं, और अगर आवश्यक होगा तो हम सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे हमारे वकीलों की सलाह लेकर के। हम इस विषय में अध्ययन कर रहे हैं। कोर्ट के फैसले से क्या बीजेपी का नुकसान हो सकता है, इस पर और जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी सौरभ शुक्ला।
इलाहाबाद हाईकोर्ट के इस निर्णय से योगी सरकार को एक बहुत बड़ा झटका लगा है। 5 दिसंबर को इन्होंने नोटिफाई किया था निकाय चुनाव के लिए। अब उस नोटिफिकेशन में रिजर्वेशन जो ओबीसी को दिया गया था, वो रिजर्वेशन सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के अनुसार एक कमीशन बनाना चाहिए था इनको। उस कमीशन को ट्रिपल टेस्ट का एक गाइडलाइन है, वो करा करके उस डेटा के आधार पर ओबीसी रिजर्वेशन देना था, पर यूपी सरकार ने वो किया नहीं। बिना ट्रिपल टेस्ट के, बिना आयोग बनाए इन्होंने नोटिफाई कर दिया उसमें ओबीसी रिजर्वेशन। अब इस नोटिफिकेशन के खिलाफ इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका चली गई। जब याचिका गई कोर्ट में, आमना सामना हुआ, तो कोर्ट ने पूछा यूपी सरकार से कि आपने जो ओबीसी रिजर्वेशन दिया है इसके लिए आपके पास आंकड़े कहाँ हैं, डेटा कहाँ है। तो कोर्ट में यूपी सरकार ने कहा कि ये जो उनका नोटिफिकेशन है, जो 2017 में 5 साल पहले निकाय चुनाव हुए थे, उसी के आधार पर है, 2012 के चुनाव के आधार पर है, 2017 के चुनाव के आधार पर है। इसको लेकर के ये कोर्ट बार बार पूछता रहा कि आपके पास क्या और कोई डेटा है अपने नोटिफिकेशन को सपोर्ट करने के लिए, जिस आधार पर आपने ओबीसी ये रिजर्वेशन दे दिया है, पर यूपी सरकार के पास उसका जवाब नहीं था। अब यूपी सरकार की लापरवाही की वजह से ये आदेश आ गया। कोर्ट ने आदेश दे दिया कि अब यूपी में जो निकाय चुनाव है वो बिना ओबीसी आरक्षण के कराया जाए। अब जब आदेश आ गया है तो सारे विपक्षी दल हमलावर हैं। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि ये ओबीसी विरोधी सरकार है। अब आगे देखेंगे, हो सकता है कि ये दलितों का भी आरक्षण जो है ये अपने पास से ले लेंगे। तो फिलहाल अब धीरे धीरे जो बाकी ऑपोजिशन पार्टीज हैं, कांग्रेस भी आ गई है, सपा के साथ सुर में सुर मिला रही है। पल्लवी पटेल है, उनका बयान आया है, कह रहे हैं कि अगर ये आयोग बना के पहले ही ट्रिपल टेस्ट सर्वे करा लेते सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन के मुताबिक तो आज ये दिन नहीं देखने पड़ते। अब उसको लेकर के योगी सरकार पूरी तरीके से बैकफुट पर है। योगी सरकार की तरफ से जो स्टेटमेंट आया उसमें उन्होंने कहा है कि वो अब तुरंत एक कमीशन बना रहे हैं, आयोग बना रहे हैं। वो आयोग जो है वो सर्वे करेगा सुप्रीम कोर्ट की जो गाइडलाइन है ट्रिपल टेस्ट के मुताबिक, और उसके बाद ओबीसी आरक्षण देने के बाद ही चुनाव कराए जाएंगे। तो अब अगर ऐसा करना है योगी सरकार को तो उसके लिए सुप्रीम कोर्ट जाना होगा। इलाहाबाद हाईकोर्ट का जो निर्णय आया है उस पर स्टे लेना होगा, फिर एक कमीशन बनाना पड़ेगा, फिर वो कमीशन ओबीसी का सर्वे कराएगा और उसके बाद फिर नोटिफिकेशन होना होगा। यानी जो चुनाव अब अभी तक हो जाने चाहिए थे अब वो खिंच सकते हैं अप्रैल मई तक, गर्मी तक खिंच सकते हैं। अब ये देखना होगा 2024 से पहले इस निर्णय के बाद योगी कैसे सुप्रीम कोर्ट जाके स्टे लेते हैं, कैसे सर्वे कराते हैं, और निकाय चुनाव बिना ओबीसी के अगर हुआ तो बीजेपी को एक जबरदस्त नुकसान होगा 2024 में भी और इन निकाय चुनाव में भी, क्योंकि जो गैर यादव ओबीसी है वो कहीं ना कहीं यूपी में बीजेपी के साथ नजर आता है। भगवान राम से राहुल गांधी की तुलना को लेकर बीजेपी कांग्रेस पर हमलावर है। भारत जोड़ो यात्रा की तारीफ करते हुए कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद ने कहा कि राहुल गांधी एक योगी की तरह तपस्या कर रहे हैं। उन्होंने राहुल गांधी को सुपर ह्यूमन बताया और कहा कि जब हम ठंड में ठिठुर रहे थे उस वक्त राहुल सिर्फ एक टी शर्ट में चल रहे थे। उन्होंने ये भी कहा कि जब भगवान राम हर जगह नहीं जा पाए तो उनके भाई भरत उनका खड़ाऊ लेकर जगह जगह गए थे। उसी तरह हम राहुल का खड़ाऊ लेकर यूपी पहुंच चुके हैं और भगवान राम भी जल्द आ जाएंगे। गर्व का विषय है एक नौजवान व्यक्ति ये कहता है कि मैं अब तपस्या करूंगा, मैं 3000 किलोमीटर चलूंगा और तपस्या करूंगा कि ये देश टूट ना पाए, ये देश खंडित ना हो, हम सब एक रहें। लोगों ने पूछा क्या ये चुनाव के लिए, क्या ये राजनीति है? तो उन्होंने कहा कि नहीं, तपस्या तपस्या होती है, राजनीति राजनीति होती है। चुनाव जब आएंगे तो चुनाव लड़े जाएंगे, चुनाव की रणनीति बनेगी, चुनाव जो लड़ाएगा वो लड़ेंगे। चुनाव जीतने या हारने में कोई फायदा नहीं रहेगा अगर देश नहीं हुआ। हम सबके आराध्य मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम से एक व्यक्ति की तुलना करना जो भ्रष्टाचार के आरोप पे बेल पाकर बाहर है, ये अपने आप में दर्शाता है कि कांग्रेस पार्टी के जो लीडर हैं वो चाटुकारिता करने में कोई कमी नहीं रखेंगे। जिस भावना से और जिस फीलिंग से मैंने इस बात को कहा है और सब लोग इस बात को मानते हैं, ये मैं आपको स्पष्ट कर दूं, भगवान राम हो या कोई भी आस्था हो और कोई भी हमारा दायित्व हो, ये किसी की मोनोपोली इस देश में नहीं है। कोई नहीं यहाँ कह सकता है कि हिंदू धर्म का मैं ही सारा करता धरता हूँ।
हिंदू धर्म एक असीम धर्म है, एक व्यापक धर्म है, एक बहुत ऊंचा धर्म है और हिंदू धर्म के जो आइकॉन्स हैं, जो हिंदू धर्म के भगवान हैं, उनमें निष्ठा पूरे देश की है, पूरे देश की है, सम्मान पूरे देश का है। दिल्ली में बीजेपी मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव लड़ेगी, यानी एमसीडी में। इससे पहले पार्टी ने मेयर चुनाव न लड़ने का ऐलान किया था। मेयर पद के लिए रेखा गुप्ता का नाम तय हुआ है, वहीं डिप्टी मेयर पद के लिए कमल बागड़ी बीजेपी उम्मीदवार होंगे। एमसीडी मेयर का चुनाव 6 जनवरी को होगा। शरद शर्मा की इस पर एक पूरी रिपोर्ट है। कभी हां कभी ना करते करते आखिरकार बीजेपी ने फैसला कर लिया है कि वो दिल्ली में मेयर डिप्टी मेयर का चुनाव लड़ेगी। बीजेपी ने घोषणा की है कि वो रेखा गुप्ता को मेयर पद के लिए अपना उम्मीदवार बनाएगी। रेखा गुप्ता जो कि शालीमार बाग से पार्षद जीत के आई हैं, इनका बहुत लंबा तजुर्बा है संघ और बीजेपी के साथ में। शुरुआत इन्होंने छात्र राजनीति से करी, दिल्ली यूनिवर्सिटी में छात्र संघ की अध्यक्ष भी रही। उसके बाद राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस से ये जुड़ गई। 2012 में भी पार्षद रही हैं बीजेपी की। 2017 में क्योंकि बीजेपी ने सभी मौजूदा पार्षदों के टिकट काट दिए थे और नए चेहरों को टिकट दिया था, तो उसकी वजह से ये चुनाव नहीं लड़ पाई नगर निगम में। लेकिन 2022 में फिर इन पर भरोसा जताया और शालीमार बाग से ये चुनाव जीत कर आई हैं। इनको बीजेपी ने मेयर पद के लिए अपना उम्मीदवार घोषित किया है। कमल बागड़ी को बीजेपी ने अपना डिप्टी मेयर पद के लिए उम्मीदवार घोषित किया है। ये भारतीय जनता युवा मोर्चा से जुड़े हुए हैं, युवा हैं और पहली बार ये पार्षद बने हैं। पुरानी दिल्ली में बल्ली मारान विधानसभा क्षेत्र है, उसका रामनगर वार्ड है जहां से ये जीत कर आए हैं। तो दोनों जो हैं कैंडिडेट जो हैं बीजेपी ने अनाउंस कर दिए हैं मेयर और डिप्टी मेयर के लिए। साथ ही बीजेपी ने 3 स्टैंडिंग कमेटी मेंबर की भी घोषणा कर दी है। कमलजीत सहरावत का नाम है स्टैंडिंग कमेटी मेंबर के लिए, पंकज लूथरा का नाम है स्टैंडिंग कमेटी मेंबर के लिए और गजेंद्र सिंह दराल जो कल ही बीजेपी में शामिल हुए हैं। निर्दलीय चुनाव जीते थे, हालांकि पहले थे ये बीजेपी में ही, लेकिन निर्दलीय चुनाव लड़के चुनाव जीते और कल बीजेपी ने इनको पार्टी में ज्वाइन करवाया। और इसके बाद में जो है अब स्टैंडिंग कमेटी के लिए मेंबर के लिए इनका नाम जो है बीजेपी ने घोषित किया है। अहम बात यह है कि स्टैंडिंग कमेटी में जो है ये सबसे पावरफुल बॉडी मानी जाती है नगर निगम के लिहाज से। तो 6 मेंबर इसके अंदर होने हैं। 4 आम आदमी पार्टी घोषित कर चुकी है, 3 जो है बीजेपी ने घोषित कर दिए हैं। तो अब ये देखना होगा कि कौन कौन जो है इनमें से चुनाव जीतता है। पहले हुआ ये था कि पहले बीजेपी ये कह रही थी कि मेयर हमारा बनेगा, फिर बीजेपी ने ये कहा कि नहीं, आम आदमी पार्टी चुनाव जीती है, बहुमत उसके पास है और वही जो है मेयर बनाए, उसको हमारी शुभकामनाएं। दिल्ली की जनता से किए वादे आम आदमी पार्टी पूरे करे। लेकिन उसके बाद बीजेपी ने कहा कि ये अंतिम फैसला नहीं है, अंतिम फैसला हम सोच समझ के पूरा फैसला करके बताएंगे। दिल्ली नगर निगम के जो मेयर डिप्टी मेयर के चुनाव होंगे उसमें एक तो सीक्रेट बैलेट होता है, यानी किसी को यह नहीं पता लगता कि किसने किसको वोट दिया है, और दूसरा दल बदल कानून लागू नहीं होता। कोई भी पार्षद जो है, कोई भी जो वोट करने वाला है, चाहे वो पार्षद हो, सांसद हो, विधायक हो, जो वोट करते हैं चुनाव के अंदर मेयर डिप्टी मेयर के चुनाव में, ये किसी को भी वोट कर देते हैं, किसी को पता नहीं चलता और जो है कोई भी जो है इनके ऊपर दल बदल कानून लागू नहीं होता। दिल्ली से मैं शरद शर्मा, एनडीटीवी मीडिया।